सोना बीएलडब्ल्यू के ग्रुप सीएफओ रोहित नंदा साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। रोहित जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नमस्कार आशीष जी। हाय सर, नतीजे स्क्रीन पर रख दीजिएगा डायरेक्टर साहब। रोहित जी, थोड़ा सा पहला तो वो रेवेन्यू मोमेंटम वो ठंडा पड़ रहा है। अब जब ठंडा पड़ रहा है तो आपके आने में अब समय था तो मैं काफी कुछ मैप कर रहा था। लास्ट 5 ईयर्स अपन का रेवेन्यू सीएजीआर ऑलमोस्ट 30% का, आगे बढ़े तो लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर रिड्यूस होकर 19-20% पे आया। ये जो लास्ट ईयर FY25 था और रिड्यूस होकर 12% रह गया। और अगर ये Q4 देख लूं तो रेवेन्यू डीग्रोथ है, कॉन्ट्रैक्शन है 2% के आसपास। ये मामला ठंडा क्यों पड़ता चले जा रहा है रोहित सर? ये इस क्वार्टर में हमने एक्चुअली जनवरी में जब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिए थे तो उसी वक्त बताया था कि ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि एक किसी कस्टमर का एक व्हीकल लॉन्च जो था वो मार्च अप्रैल में पुराना व्हीकल मॉडल को फेज आउट करके और नया लॉन्च होना था, एंड इट वाज अ बिग लॉन्च। तो इस वजह से हमने पहले ही जनवरी में ये वार्निंग दिया था कि ये क्वार्टर रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से थोड़ा वीक रहेगा। जहां तक हमारी ओवरऑल ग्रोथ का सवाल है, ओवरऑल ग्रोथ हमारी जो है वो स्ट्रांग है। रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है जैसे आपने बताया पिछले 3 साल में कम आया है, किंतु हमारा ऑर्डर बुक जो है वो काफी स्ट्रांग है। अभी 24,000 करोड़ से भी ऊपर का ऑर्डर बुक है। सो गोइंग फॉरवर्ड, ऑल्दो हम रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन ऑर्डर बुक के बेसिस पे आगे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक कस्टमर के लॉन्च डिले से ज्यादातर इस Q4 में इंपैक्ट था जी, वो कस्टमर के अब लॉन्च का अपडेट क्या है? क्या इस क्वार्टर में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है या इस क्वार्टर में तैयारी हो रही है? क्या ये ऑल टुगेदर स्क्रैप हो गया है और उस पर अपनी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी जो डीग्रोथ हो गई? तो हमारा डिपेंडेंस, कोई भी कस्टमर जो है हमारे रेवेन्यू का 20% से ज्यादा नहीं है, पर ये एक पर्टिकुलर मॉडल है जो काफी ज्यादा वॉल्यूम में बिकता है। हमारे कस्टमर का सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल था। तो ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग मॉडल था जिसका रिफर्बिश्ड लॉन्च था, वो मार्च में हो गया है लॉन्च। सो मार्च ऑनवर्ड्स जो है वॉल्यूम, जैसा हमने जनवरी में भी यही बताया था कि मार्च ऑनवर्ड्स वॉल्यूम्स वापस से पिक होना शुरू हो जाएंगे। इस Q4 के जाते जाते मार्च क्वार्टर में हालात धीरे धीरे पटरी पे आ रहे थे और अब मानूं कि Q1 में सब इस करंट क्वार्टर में और स्थिति और बेहतर हो रही होगी, ऐसा? देखिए, हम रेवेन्यू गाइडेंस जैसे मैंने बोला हम एज अ नहीं मैनेजमेंट नहीं, मैं उस पॉलिसी कस्टमर के देते थ्रू हैं। समझने की कोशिश कर रहा हूं बस। जी। सो कस्टमर का वॉल्यूम रैंप अप हो रहा है, वो हाँ। सही है। और जैसा आप जानते ही हैं, बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड ऑल काफी अनसर्टेनिटी है एक जनरली मार्केट में, नॉट विद रिस्पेक्ट टू सोना बीएलडब्ल्यू, बट एक जनरल ऑटोमोटिव मार्केट में ग्लोबली और स्पेशली यूएस में एक अनसर्टेनिटी है। तो जैसे जैसे ये धूम छटेगी, आप शायद जानते होंगे कि 29 अप्रैल रात को यूएस ने थोड़ा क्लैरिटी दिया है ऑटो टैरिफ्स के ऊपर, जिससे कि हमें भी काफी पहले से बेटर पता चला है कि ये हाउ दे आर गोइंग टू लेवी द टैरिफ्स, और ये कैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स तो को अफेक्ट करने वाला है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे ये क्लैरिटी इंप्रूव हो रही है, तो चीजें बेहतर होनी चाहिए। नहीं तो आपने क्योंकि टैरिफ की बात छेड़ दी, बट ऑब्वियस आप और उस पर बातचीत ना तो हो नहीं सकता। आप और आपका एक पीयर तो पोस्टर बॉय बन गए हैं। वो जब से वो टैरिफ की बात हुई हम लोग बार बार चैनल पे चर्चा, हर चैनल आपकी चर्चा कर रहा है। जी। ये टैरिफ का अब तक का जो सिचुएशन है आपके लिए कैसे अनफोल्ड हुआ है? आई एम श्योर कस्टमर्स से लगातार कम्युनिकेशन कन्वर्सेशंस हो रहे होंगे आपके टॉप मैनेजमेंट के, आपके की क्लाइंटेल से। क्या अपडेट है प्राइसिंग के फ्रंट पे? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन किस तरह का मूड है? तो देखिए, टैरिफ जैसे कि आप जानते ही होंगे, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो टैरिफ तो वहां पे जो इम्पोर्टर है यूएस में वो पे करता है। किंतु ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, जैसा मैंने बताया, 29 अप्रैल रात को फर्दर क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आया है, जिसमें कि यूएस गवर्नमेंट ने बताया है कि जो कंपनीज व्हीकल्स यूएस या यूएस एमसीए के अंडर 85% तक वैल्यू एडिशन जिनका यूएस में हो रहा है, उसके ऊपर
US गवर्नमेंट विल कॉम्पेंसेट देम, सो 3.75% कॉम्पेंसेशन है सेल वैल्यू ऑफ द व्हीकल का पहले साल में, और 2.5% है दूसरे साल में, जो कि 15%। माने अगर किसी व्हीकल को इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं 15% ऑफ द सेल वैल्यू के, तो टू दैट एक्सटेंट जो मैन्युफैक्चरर है उसको कॉम्पेंसेट यूएस गवर्नमेंट करेगी, विच मीन्स कि हमारे जो कस्टमर्स वहां पे हैं, तो हमने पूरा वैसा कैलकुलेशन करके देखा है, जो हमारे ओईएम कस्टमर्स हैं वो हमारे सारे ही ओईएम कस्टमर्स जो हैं वो इस थ्रेशोल्ड के ऊपर हैं, सो दे आर हैविंग अ यूएस और यूएस एमसीए वैल्यू एडिशन ऑफ 85% और मोर इन यूएस और अंडर यूएस एमसीए। तो इसलिए उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको 15% तक के ऊपर जो 25% टैरिफ लगेगा, तो 3.75% यूएस गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करेगी ईयर 1 में, और ईयर 2 में ये नंबर 2.5% का होगा। तो हमारा जो 40% रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। इस 40 में जो है 30% रेवेन्यू जो है वो ओईएम से डायरेक्टली आता है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमने अपने जो एनालिसिस किया है प्रिलिमिनरी सर्कुलर आने के बाद, तो हमारे इन कस्टमर्स को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो इस विच मीन्स कि उसका हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जो बाकी का 10% बचता है उसमें हम टीयर 1 को सप्लाई करते हैं। उसमें हमने जो अपना एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैक्सिमम, इवन ए वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारा 3% का ऐसा रेवेन्यू होगा जिसपे कि पोटेंशियली एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में। और क्योंकि टैरिफ्स जो हैं वो वर्ल्ड ओवर सभी कंट्रीज पे लगाए गए हैं फॉर इम्पोर्ट इनटू यूएस, तो चीज ये होगी कि उस 3% में भी तभी इम्पैक्ट आएगा अगर कस्टमर जो है लोकल यूएस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हमारा सब्स्टिट्यूट खरीद पाएगा, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमारे अनुमान के मुताबिक 3% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू इज probably maximum that is at risk in a worst case scenario. तो ये हमारा 3% से ज्यादा असर नहीं पड़ना। अच्छा, आपने कहा अमेरिका से 40%, वो मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, वो कहता है नॉर्थ अमेरिका। अब मैं नॉर्थ अमेरिका, असल में तो वो अमेरिका भी हो गया, उसमें कनाडा भी हो गया, मेरे ख्याल से मेक्सिको भी हो गया, है ना? सही तो बोल रहे हैं। कनाडा मेक्सिको में क्योंकि गाज गिरी, और अमेरिका में अब वो रिलीफ देने की तैयारी कर रहे हैं, अगर अमेरिका में ओईएम लोकेटेड है तो ये 40% का ब्रेकअप है क्या सर अपना? नहीं, ये मेरे पास इसका इस तरह से ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन जो हाँ। सर्कुलर मैं इसीलिए आपको रेफर कर रहा था, जो वैल्यू एडिशन क्लैरिफाई हुई है वो वैल्यू एडिशन यूएस और यूएस एमसीए के अंडर है। तो यूएस एमसीए में मैक्सिको कनाडा दोनों ही कवर होते हैं। तो अगर आप ये सर्कुलर को रेफर करेंगे, ठीक। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इसमें दे हैव सेड दैट वैल्यू एडिशन इन यूएस एंड यूएस एमसीए। अच्छा, जो इस बार अब आइए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, वो जो रेवेन्यू से मैंने शुरुआत करी, नतीजों जो स्क्रीन्स पे आएंगे उसमें Q4 के नतीजों में जो पीएलआई इनकम थी पूरे साल की वो भी इंक्लूडेड है। कितनी थी वो? एक्स ऑफ दैट किस तरह का रेवेन्यू और मार्जिन परफॉर्मेंस है? क्योंकि मार्जिन ऑन द फेस ऑफ इट तो कॉन्ट्रैक्शन नजर आता है मुझे। 110 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इस क्वार्टर में वीजा वी लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, इसमें लगभग 19 करोड़ के आसपास पीएलआई इनकम है, जो कि पहले 3 क्वार्टर से रिलेटेड है। तो अगर आपको बिना उस क्वार्टर की जो पीएलआई इनकम है और उस क्वार्टर की पीएलआई इनकम जो नहीं है, अगर उसको निकाल के देखना है, तो आप रेवेन्यू और प्रॉफिट में से 19 करोड़ निकाल के आपको देखना चाहिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा मार्जिन जो है वो 25.5% के आसपास एबिटा मार्जिन आएगा। तो उसका मेन रीजन जो है वो प्रोडक्ट मिक्स है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे 2 बिजनेस हैं, ड्राइवलाइन और मोटर बिजनेस। ऑल्दो हम उसका मार्जिन सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका कि मार्जिन दूसरों से ज्यादा होता है। तो जब प्रोडक्ट मिक्स में जब भी जो प्रोडक्ट्स जिनमें मार्जिन कम है, जब उनका सेल का इंक्रीज ज्यादा होता है, तो नेचुरली मार्जिन नीचे की तरफ जाता है। किंतु हम जो मार्जिन का गाइडेंस देते हैं वो 25 से 27% की रेंज का देते हैं। सो मार्जिन अभी भी हमारा 25 और 27% के बीच में ही है। तो ये गिरा जरूर है, मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इस क्वार्टर में। किंतु ये हमारी जो लॉन्ग टर्म रेंज है 25 से 27% उसके बीच में ही।
अच्छा रोहित सर, एक बात बताओ, ये ईवीज की पकड़ तो मजबूत हो रही है। Q4 में अपडेट था 36% आपके रेवेन्यूज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEVs से आते हैं। जी। ईवीज में जो पकड़ बनाई उसके बाद आपको तो पता होगा ये इलॉन मस्क साहब को कौन सक्सीड करने जा रहा है टेस्ला में? नहीं, ये सब हमें नहीं पता होता है। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, एनालिस्ट को जो पसंद आता है सोना BLW के साथ, वो आपकी स्वेलिंग आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी है सर इस समय? क्या कोई बड़ा नया ग्राहक इस क्वार्टर जिसको अपन रिव्यू कर रहे हैं Q4 में आपने जोड़ा है? और ऑफ लेट ये जो ग्लोबल कंसर्न्स आ रहे हैं उसके बीच में क्या कुछ डिमांड ठंडी पड़ना, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स में कुछ डिलेज देखना, ऐसा कुछ विटनेस कर रहे हो क्या आप? देखिए आशीष जी, दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो ऑर्डर विंस तो हमारी अच्छी रही इस क्वार्टर में। नया कस्टमर नहीं था, लेकिन दो ऑर्डर विंस जो हमने बड़ी अनाउंस की हैं वो दोनों ही हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ हैं। तो ऑर्डर पाइपलाइन भी हमारा अच्छा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीनों में हमारा लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है कस्टमर्स के साथ काफी बड़ा है। सो ऐसा हमारे को लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस केओस जो भी हो रहा है, उसकी वजह से ये जो बड़ी OEMs हैं वो अल्टरनेट सप्लाई चेन्स डेवलप करने के लिए भी काफी उत्सुक हैं। So they are reaching out to companies other than, let's say, their existing suppliers also. तो चाइना के बाहर भी, जैसे इंडिया, जहां जहां ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सप्लाई चेन में आ सकता है, तो हमारा एंगेजमेंट लेवल कस्टमर के साथ बड़ा है। लेकिन डिमांड पे क्या असर होगा वो देखिए आने वाला टाइम बताएगा। जैसा कि इकोनॉमिस्ट वैसे भी बोल ही रहे हैं कि अगर चीजों के दाम बढ़ेंगे अमेरिका में तो उससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होती है और उसका ओवरऑल डिमांड पे देखिए इम्पैक्ट आने का चांस तो है। पर ये तो आगे चल के ही पता चलेगा कि इसमें से कितना सही निकलता है। बट यस, जो भी अभी पिछले 2-3 महीने में हुआ है उससे इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ी तो पहले से वीकन हुई लग रही है। बट अभी इसका कोई हमें मैं नहीं कहूंगा कि हमें इमीडिएटली अभी ऑलरेडी शेड्यूल्स में कहीं दिख रहा है। शेड्यूल्स में एक अनसर्टेनिटी है जो कि मेरे हिसाब से अब जो क्लैरिफिकेशन आई है वो उससे छट जानी चाहिए, और बाकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक वीकनेस या स्ट्रेंथ है उसका आने वाले महीनों में ही पता चल पाएगा। सर आपने पता चाइना की बात छेड़ी, सबसे बड़ा कारों का बाजार है, उस मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपन US नॉर्थ अमेरिका सब पकड़ बना रहे हो, चाइना में हम कुछ इनरोड्स बना पाए हैं क्या? वहां के किसी OEM को हम सर्विस करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना कंपोनेंट ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम चाइना? देखिए हम चाइना में सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का काफी छोटा परसेंटेज होगा। हम पास्ट में स्टार्टर मोटर्स चाइना में सप्लाई करते थे, जो कि हमने लगभग 1.5 साल पहले बंद कर दिया है। अभी हम एक नया कस्टमर है उसको एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग हम सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा Tier 1 है जो हमारा कस्टमर है, जो आगे एक चाइनीज OEM को सप्लाई करता है। तो हम इस कस्टमर को सो ये कस्टमर जो है ये एक्टिव प्रेडिक्टिव सस्पेंशन बना रहा है गाड़ियों के लिए, जिससे कि गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उनको जो रोड की अनड्यूलेशंस होती हैं वो फील नहीं होती हैं, जैसे पॉट होल्स वगैरह। उसका इम्पैक्ट कार के अंदर जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो उसके लिए हम अपने कस्टमर को मोटर और कंट्रोलर जो है, जो कि जिससे ये ऑपरेट होता है ये प्रोडक्ट, वो हम सप्लाई करना शुरू किए हैं चाइना में। जाते एक आखिरी सवाल, वो रिसेंट अपडेट आया थे कि वो जो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का आप रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस एक्वायर कर रहे थे, उसमें क्लोजर एक्विजिशन की डेट थोड़ी सी डिले हो रही है। मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास बढ़ाई है। रन तो मिल है ना, इसको ज्यादा रीड करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, देखिए काफी नॉर्मल है, क्योंकि आप जानते ही हैं सारी एक्विजिशंस में गवर्नमेंट अप्रूवल्स, वेरियस लोकल अप्रूवल्स लगते हैं, तो कई बार उसमें वक्त लग जाता है। किंतु इट्स वेरी मच ऑन ट्रैक एंड वी एक्सपेक्ट कि 1 जून पे क्लोजिंग हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजे पस्त हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कमेंट्री के बीच में दिन के हाईस पर आके अब सोना BLW ऑलमोस्ट 3% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ।